हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाला है हमारा नया चैप्टर केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। ये हमारा केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है एंड लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बच्चों, एटम जो है दैट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। ये हमें पता है। हर चीज़ जो छोटी छोटी बनी है वो मैटर, कोई भी मैटर बना है वो सिर्फ और सिर्फ एटम से बना हुआ है। हमें ये भी पता है दीज एटम्स आर इंडिविजिबल, ऐसा माना जाता है। डाल्टन ने हमें बोला है दैट एटम्स आर इंडिविजिबल एज प्रपोज्ड बाय डाल्टन। थर्ड थिंग, हम ये भी जानते हैं दैट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स behave differently, correct? but how, कैसे, हमें नहीं पता अभी, ठीक है। और डाल्टन ने कहा कि ये एटम जो है इंडिविजिबल है। क्या सच में रियली इट इज इंडिविजिबल? आई डाउट, है ना, क्योंकि हमें मालूम है कि रियली ये एटम जो है इट इज डिविजिबल। नो, एटम इज डिविजिबल, ऐसा हमें पता चल गया था, ठीक है। एटम इज फर्दर, इट इज डिविजिबल फर्दर इनटू 3 पार्टिकल्स। कौन कौन से पार्टिकल्स हैं वो? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, करेक्ट। Electron, it is denoted by E negative, proton denoted by P positive, and neutron it is denoted by N naught, यानी कि it is neutral। आप यहाँ ये भी कह सकते हैं these are negatively charged particle, these are positively charged, एंड दिस इज न्यूट्रल। साथ ही साथ हमें ये भी पता चला बच्चों कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो हैं ये दोनों मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। और न्यूक्लियॉन्स कहाँ होते हैं? दीज न्यूक्लियॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। अभी हम इन सभी पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे, ये कहाँ से आए, किसने ढूंढा, कहाँ से चली कहानी। अभी हम ब्रीफली सिर्फ इसका एक समरी याद कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स हमें बताए थे साइंटिस्ट जे थॉमसन ने इन 1900। एक्चुअली देखा जाए तो 1897 था, लेकिन कई जगह इसको 1900 लिखते हैं, सो वी कैन जस्ट मार्क इट एज 1897, जिसके अंदर इन्होंने एक्चुअली बताया था। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इट वॉज गिवन बाय ई गोल्डस्टेन। E. Goldstein, E is for actually Eugene, ठीक है, यूजीन गोल्डस्टेन in 1886, and neutrons they were found by J. Chadwick, correct। अब ये कहते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक एटम में उतने ही प्रोटॉन्स भी होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ protons in an atom, because an atom is always electrically neutral. An atom is always electrically neutral, माने जितना नेगेटिव चार्ज उसके अंदर होगा उतना ही उसमें पॉजिटिव चार्ज भी मिलेगा। माने इलेक्ट्रॉन्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू प्रोटॉन्स, राइट। अब जो हमारे जे थॉमसन थे बच्चों, इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को कैसे आइडेंटिफाई किया? बाय स्टडिंग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करते हुए
इन्होंने आइडेंटिफाई किए थे इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है, आपने कभी देखा है कंघी को जो कोम ओप के होती है उसे जब आप ड्राई हेयर में रब करते हो, ठीक है, गीले बाल नहीं, सूखे बालों में, तो समटाइम्स ये जो कोम होती है इट अट्रैक्ट, आपने बालों में रब की, उसके बाद आप बिट्स एंड पेपर्स के पास लेके गए, बिट्स के पास, पेपर बिट्स के पास, तो कोम इज गोइंग टू अट्रैक्ट ड्राई पेपर पीसेस। ये हमने देखा। दूसरी चीज़ उन्होंने देखी कि अगर हम किसी भी ग्लास ट्यूब को या ग्लास रॉड को रब करते हैं विद अ सिल्क क्लॉथ एंड bring this rod near an inflated माने फुलाया हुआ बैलून, फूले हुए बैलून के पास लेके जाते हैं, तो ये गिल सिल्क की रॉड जो है इट विल स्टिक टू द बैलून। इट विल स्टिक टू द बैलून। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑब्जेक्ट ऑन रबिंग, जैसे हमने ग्लास रॉड को रब किया, बिकम्स इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। इसका मतलब क्या है? लेट अस से दिस इज अ रॉड, इसके पास मैटर है, मैटर में एटम है सारे, एटम में जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, लेकिन जब हमने इसको रब किया, किसी चीज़ के साथ रब किया, तो लेट अस से कोई एक चार्ज यहाँ आके इकट्ठा हो गया, लेट अस से प्रोटॉन्स वाले जो है पार्टिकल्स, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ इकट्ठा हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज इकट्ठे हो गए। या आप ये भी कर सकते हो, आपने किसी एक साइड को रब किया तो लेट अस से यहाँ पॉजिटिव इकट्ठा हो गया, तो यहाँ क्या इकट्ठा हो जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि इसके पॉजिटिव भी यहाँ मूव कर गए ना, पॉजिटिव हैज़ मूव्ड ऑन टू दिस साइड, तो यहाँ क्या बचेंगे? सिर्फ नेगेटिव। सो यहाँ पे क्या हुआ? चार्ज इकट्ठा हो गया। नाउ दिस एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज इज गोइंग टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के साथ आगे चलते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन is always equal to magnitude of charge on electron। कितना चार्ज है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिव में। इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज है? नेगेटिव। और इसके पास कितना होगा? -19 कूलम पॉजिटिव में। ठीक है, मास जो है बच्चों प्रोटॉन का, it is 200 times that of electrons। ठीक है, आप इसमें डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है कूलम मैग्नीट्यूड में, विच इज सिमिलर टू दी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बट इट इज ऑपोजिटली चार्ज्ड। मास कितना होता है? 200 टाइम्स दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? मास कितना है? 9.1 इंटू 10⁻31 kgs। ठीक है, जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन को ढूंढा था, ई गोल्डस्टेन ने प्रोटॉन को ढूंढा था। ई गोल्डस्टेन ने प्रोटॉन को जब ढूंढा, देखो आपका जे थॉम्सन है, उन्होंने एक चार्ज पार्टिकल, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ढूंढा था, लेकिन प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी? प्रोटॉन वर डिस्कवर्ड बाय canal rays in a cathode discharge tube by using gases। हमें अभी इन एक्सपेरिमेंट्स पे बहुत ज़्यादा नहीं जाना है, ठीक है, हम पढ़ेंगे इनके बारे में थोड़ा सा आगे, लेकिन इसके बारे में भी ज़्यादा नहीं जाना है, हाउ दे वर डिस्कवर्ड। इसकी डिस्कशन हम करेंगे हायर क्लासेस के अंदर। तो आगे चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ऊपर, जो कि हमारा मेजर टॉपिक है यहाँ। स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमारा मेन टॉपिक डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ने या प्रोटॉन्स नहीं है, हमें समझना है कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। सिंस द डिस्कवरी ऑफ
electrons and protons failed the Dalton's atomic theory, क्योंकि डाल्टन कहते थे एटम्स जो है वो डिविजिबल नहीं होते, लेकिन जैसे ही हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिस्कवर हुए तो ये थ्योरी फेल हो गई. ठीक है ना, दैट एटम इज इंडिविजिबल. एंड इनडिस्ट्रक्टेबल, लेकिन डिस्ट्रक्शन तो होती है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं. ठीक है, सो इट वॉज देन थॉट necessary to understand or to find out how electrons and protons are arranged in an atom. अगर ये दोनों ही होते हैं तो ये एटम में अरेंज कैसे होते हैं, तो ये जानना हमारे लिए ज़रूरी हो गया. फॉर दिस सबसे पहला मॉडल भी किसने दिया हमें? जे थॉमसन ने, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को ढूंढा था. फॉर दिस जे थॉमसन was the first one to propose a model for the structure of atom. उन्होंने क्या मॉडल दिया? दो तरह के मॉडल बताए. एक मॉडल उन्होंने बताया वाटरमेलन का. ठीक है, ही सेड कि यहाँ एक वाटरमेलन है जो कि सारा का सारा रेड है. ठीक है, और इस वाटरमेलन के अंदर जो सीड्स पड़े हैं दे आर जस्ट लाइक द इलेक्ट्रॉन्स, दे आर स्प्रेड रैंडमली. ठीक है, सो ही सेड इट इज़ अ वाटरमेलन, इट इज़ जस्ट लाइक अ वाटरमेलन. कौन बोला? एटम्स. एटम्स आर वाटरमेलन विद पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. रेड में जो क्या है वो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन्स, and these negatively charged particles are the electrons. ठीक है, एक उन्होंने मॉडल ये दिया. दूसरा मॉडल उन्होंने दिया था आपको पुडिंग का. he said it is just like a Christmas pudding. क्रिसमस पुडिंग में क्या होता है कि जो यहाँ पर छोटे छोटे आपकी डेट्स पड़ी हैं या नट्स पड़े हैं, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स एंड द बेस इज द ऑल प्रोटॉन्स ऑफ द एटम. टुगेदर दे फॉर्म एन एटम. दिस वॉज द मॉडल गिवन बाय जे थॉमसन. उन्होंने प्रपोज क्या किया? ही प्रपोज्ड, कौन बोला? जे थॉमसन proposed that atoms consists of a positively charged sphere and electrons are embedded in it. पहली चीज. दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या कहा? द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन नंबर और इक्वल इन मैग्नीट्यूड. सो द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज अ होल. मतलब देखा जाए तो टोटली वो न्यूट्रल होता है. बट इसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी, या यूँ कहो आप ड्रॉबैक्स थे. ड्रॉबैक से बेटर ऑप्शन होता है हमेशा लिमिटेशंस का. व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ जे थॉमसन? दैट ये सब चीज़ें तो उसने दी, बट रिजल्ट्स ऑफ अदर साइंटिस्ट could not be explained.
जो बाकी साइंटिस्ट काम कर रहे थे वो इस मॉडल से एक्सप्लेन नहीं कर पाए जा रहे थे बाय दिस मॉडल, एज मॉडल फेल्ड टू गिव द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। उसने ये तो बताया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटीन्स हैं, लेकिन एग्जैक्ट करेक्ट अरेंजमेंट को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उन्होंने कहा रैंडमली पढ़े पंपकिन की तरह, जस्ट लाइक योर वाटरमेलन और क्रिसमस पुडिंग, लेकिन दैट कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय द अदर साइंटिस्ट जो भी वो काम कर रहे थे। सो अनदर मॉडल वॉज गिवन। ये मॉडल किसने किया? जे थॉमसन के बाद ये मॉडल आया हमारा रदरफोर्ड के पास से। और ये मॉडल उन्होंने दिया 1911 में। बहुत पुराने मॉडल नहीं है, वेरी न्यू मॉडल है। 1911 में ही हमें मॉडल मिला। इसमें उन्होंने हमें अर्नेस्ट रदरफोर्ड gave arrangement of electrons in an atom by using alpha particle experiment, alpha particle scattering experiment, राइट। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने हमें कन्फ्यूजन्स दिए। क्या दिया उन्होंने? एक्सपेरिमेंट क्या था पहले तो ये समझते हैं। व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट? सबसे पहली बात, ही टुक थिन गोल्ड फॉइल। और थिन गोल्ड फॉइल लेने के पीछे क्या कारण था? गोल्ड इज वेरी, और यू कैन से इट इज द मोस्ट मैलिएबल मेटल। मैलिएबल मेटल जो पतली पतली शीट्स में ड्रॉ किया जा सके, पतली पतली शीट्स बनाई जा सके। तो आप देखते हो खाने की चीज़ों के ऊपर कहते हैं ना चांदी का वर्क, सोने का वर्क, एक फिल्म लगाई जाती है। सो दीज कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी थिन शीट्स, इसीलिए उन्होंने गोल्ड फॉइल लिया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अमीर तो थे ही, सो ही वॉज डूइंग सो मैनी एक्सपेरिमेंट्स ऑन गोल्ड फॉइल। ही मेड अल्फा पार्टिकल of helium-2 positive ion, which is a positively charged helium ion। एक उन्होंने आयन लिया और ये अल्फा पार्टिकल उन्होंने स्ट्राइक कराया किसके ऊपर? ऑन गोल्ड फॉइल। ठीक है। सिंस atomic mass of helium, which is 4u, so fast moving particles have considerable kinetic energy, because you know that is 1/2 mv का स्क्वायर। जितना कम मास होगा उतनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी। ठीक है। सो हल्का चीज़ बहुत तेज़ी से दौड़ती है। सिंस इसका एटॉमिक मास कम था तो ये बहुत तेज़ी से जाने वाला था। सो अल्फा पार्टिकल्स आर हैवियर देन प्रोटोन। प्रोटोन से तो ज़्यादा ही बड़े होंगे। प्रोटोन क्या होता है? H पॉजिटिव, हाइड्रोजन। अब देखो ना, हीलियम जो है वो हाइड्रोजन से तो भारी होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1। हीलियम का कितना है? 4। सो उससे तो बड़ा ही होगा। सो large deflection was not expected। बहुत हल्का तो है नहीं, इतना हल्का नहीं है कि कहीं भी चला जाए, लेकिन इतना भारी भी नहीं कि इसकी वेलोसिटी कम रह जाए। सो इट वाज अ मॉडरेट पार्टिकल, इसीलिए उन्होंने हीलियम के अल्फा पार्टिकल को यूज़ किया। सो उन्होंने ऑब्जर्वेशंस क्या हुई इस एक्सपेरिमेंट में?
और हमने उसके कंक्लूजन्स क्या लिए, इसके ऊपर बच्चों बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सो पहली चीज़ उन्होंने मांगी वो देखी जो थी, वो थी कि मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू विदाउट डिफ्लेक्शन। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ उन्होंने अब देखी, जो ऑब्जर्व की, दैट वाज few particles were deflected by small angles। और तीसरी चीज उन्होंने देखी, very few particles rebounded and it was 1 in 20,000। सो 1 in 20,000 पार्टिकल्स जो हैं वो टकराए और उसी रास्ते से वापस हो लिए। देखिए इसको कैसे समझेंगे। लेट अस से ये हमारे पास कुछ एटम्स पड़े हैं गोल्ड फॉल के अंदर, ठीक है। इन पार्टिकल्स के अंदर सेंटर में कुछ पार्टिकल है, दैट इज द कुछ हैवी मेटल है, करेक्ट। और यहाँ से आपने अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक कराना शुरू किया जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे। फाइन। अब जब ये टकराए तो बहुत सारे पार्टिकल्स जो हैं वो आए, टकराए और सीधे चले गए, लाइक दिस, मूव्ड स्ट्रेट। सो दिस वाज मोस्ट अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू अनडिफ्लेक्टेड और विदाउट डिफ्लेक्शन। कुछ पार्टिकल्स क्या हुए, इससे टकराए और डिविएट हो गए, एंगल चेंज हो गया, है ना। और कुछ पार्टिकल इसके साथ टकराए, जहां से टकराए वहीं से वापस हो गए, ठीक है, इन अनदर डायरेक्शन डिफ्लेक्ट हो गया। सो इससे उन्होंने क्या कंक्लूजन्स निकाले। पहला कंक्लूजन उन्होंने ये निकाला कि जो पार्टिकल एप्पल पार्टिकल पास थ्रू विदाउट डिफ्लेक्शन था, इसका मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एटम is empty, correct। नंबर 2, जब कुछ पार्टिकल टकराए और टेढ़े में घूम गए, इसका मतलब क्या था, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल ऑक्यूपाई वेरी लिटिल स्पेस। देखो ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है बहुत कम जगह ऑक्यूपाई कर रहा है। थर्ड थिंग उसने कहा, दैट जो सेंटर में जगह है जहाँ से एटम टकराया और वापस हो गया, टकराया और वापस हो गया, इसका मतलब न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज वेरी स्मॉल वेयर all positive charges are concentrated। यहां से बच्चों निकला एक और नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम था न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। अब ये न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम क्योंकि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से आ रहा है, सो मेक श्योर दैट न्यूक्लियर मॉडल किसने दिया है, रदरफोर्ड ने दिया है। क्या फीचर्स हैं हमारी न्यूक्लियर मॉडल के, देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर ऑफ एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। नियरली all the mass is present in nucleus, क्योंकि बहुत भारी है, हैवी होने की वजह से ही उसे टकरा के वापस हो गया। नंबर 2, इलेक्ट्रॉन्स revolve around the nucleus in circular path
This was the third inference about the nuclear. Number 3, size of nucleus is very small than atom, यानी कि बहुत ही कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था. These were the postulates that were given by the Rutherford for nuclear model of atom. मगर कोई भी चीज़ परफेक्ट तो होती नहीं, यहाँ भी कुछ कमियाँ छूट गई. यहाँ जो कमियाँ छूटी उसे हम कहा लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल. अब इसके मुताबिक सबसे पहली लिमिटेशन क्या है, मेन क्या, एक ही लिमिटेशन थी इसकी. अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन्स revolve around nucleus in circular path, right, which is continuously accelerated motion. ये हमें पता ही है कि सर्कुलर मोशन कैसा होता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है. सो द इलेक्ट्रॉन विल लूज इट्स एनर्जी, डेफिनेटली इट विल लूज इट्स एनर्जी, क्योंकि कोई चीज़ घूम रही है, घूमते घूमते जो है वो अपनी एनर्जी को लूज करेगा, कुछ एनर्जी रेडिएट करेगा, एंड विल फाइनली फ्यूज विद न्यूक्लियस. क्यों न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा? बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? वो फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ खींचे. ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, देयरफॉर एटम विल बी हाईली अनस्टेबल. ये बात होनी चाहिए थी, बट दिस एक्चुअली डज नॉट हैपन. But this does not actually happen, and atom is quite stable. Correct? तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए, यानी कि एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक नए साइंटिस्ट पहुंच गए. वो कहते हैं तुमसे नहीं होता भैया, हम करते हैं. वो कौन थे? बोहर. बोहर्स मॉडल gave another model of structure of atom to overcome Rutherford's limitation. ठीक. And Bohr postulated, बोहर ने क्या बताया? Bohr said that number 1, electrons move only in certain special circular paths called orbits. These discrete orbits of electrons are inside the atom. Number 2, while revolving in these discrete orbits, electrons do not radiate energy. And by giving this model, which was the most accepted model of atom,
बोहर won Nobel Prize in 1922. अपने इस काम के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला. These orbits are called energy shells. ठीक, एनर्जी शेल्स और एनर्जी लेवल्स, या खाली इन्हें हम शेल्स भी बोल देते हैं. ये शेल्स कितनी तरह के, के, एल, एम एंड एन, 1, 2, 3 एंड 4, ये लेवल्स बताए गए हैं. दिस इज द एन इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4. हाउ दीज आर लाइक, दिस इज द न्यूक्लियस इन द सेंटर, 2, 3 एंड 4. ठीक, 4 वाली को क्या कहा, एन, एम, के, एल, एल, एल एंड लास्ट में क्या है, के. ठीक है, सो के, एल, एम, अंदर वाली को के, बाहर वाले को एन कहा गया, जहाँ पर 1, 2, 3 एंड 4 की वैल्यू आ जाएगी. और सेंटर में ये क्या है आपका, न्यूक्लियस. सो हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड वैलेंसी, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? Electronic configuration and valency. ये हमें दिया गया था बाय बोहर एंड बरी. बोहर एंड बरी स्कीम कहा जाता है इस कॉन्फ़िगरेशन को, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रूल. इसमें क्या रूल दिया, पहला है आपका सीरियल नंबर, देन योर शेल, देन द रूल इज 2n का स्क्वायर एंड द मैक्सिमम कैपेसिटी टू हैव इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, ये बताया गया. अब हमारे पास शेल का नंबर क्या था, 1, 2, 3 और 4. हमने क्या कहा, के, एल, एम एंड एन, करेक्ट. अब 2n का स्क्वायर, इसमें n क्या है, दैट इज द शेल, नंबर ऑफ द शेल. 1 है तो क्या लिखोगे आप, 2n का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2. सो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 2. नाउ 2n का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 का स्क्वायर, कैपेसिटी इज 8. 2n का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 9 2 ज़ा 18 इलेक्ट्रॉन्स. 2n का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 32 इलेक्ट्रॉन्स. इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है ईच शेल की. इसी के साथ हमें दिया गया ऑक्टेट रूल. ऑक्टेट रूल क्या कहता है, टू मेक एटम्स वेरी स्टेबल, outermost shell cannot accommodate more than 8 electrons. माने आप चाहे 18 बोलो चाहे 32 बोलो, कैपेसिटी ऑफ दैट शेल इज देयर, लेकिन वो 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि एटम को स्टेबल रहना है. इवन इफ इट हैज़ ए मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ मोर देन 8, तब भी वो 8 ही इलेक्ट्रॉन्स को रखने वाला है. सो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इसका नाम लिखा ऑक्टेट. ऑक्टा मतलब 8. सो ऑक्टेट रूल का मतलब है कि एक शेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं. इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट accommodated in a given shell until and unless the inner shell inner shells are filled. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जब तक K फुल नहीं होगा L में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा. जब तक K और L फुल नहीं हो जाते M में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा.
सिमिलरली एन में नहीं जाएगा. ठीक है. सो दिस वॉज द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम गिवन बाय द और द मॉडल ऑफ द एटम गिवन बाय डिफरेंट साइंटिस्ट. अब आते हैं हमारी एक टॉपिक दैट इज द न्यूट्रॉन के ऊपर. इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में तो हमने जान लिया, न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. न्यूट्रॉन एज आई टोल्ड यू जे चैडविक ने दिया था in 1932. J. Chadwick introduced, or you can say discovered, a new subatomic particle with no charge, but mass is equal to प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस. यानी कि जो प्रोटॉन का मास है वही न्यूट्रॉन का लगभग मास मिलता है इन एन एटम. दिस पार्टिकल इज कॉल्ड और वॉज कॉल्ड न्यूट्रॉन, क्योंकि उस पर कोई चार्ज नहीं था. फॉर दिस ऑल्सो J. Chadwick won Nobel Prize in 1935. 3 ही साल के अंदर उनको नोबेल प्राइज मिल गया था. एक्सेप्ट हाइड्रोजन. एक अगर हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए, ऑल एटम्स हैव प्रोटॉन एज वेल एज न्यूट्रॉन्स. लेकिन हाइड्रोजन में क्या है, 1H1. इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन. न्यूट्रॉन नहीं है, देयर इज नो न्यूट्रॉन, जीरो न्यूट्रॉन. लेट अस टॉक अबाउट वैलेंसी. हमने पहले भी इस बारे में बात की है. वैलेंसी क्या होता है, बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ एटम. लेकिन अब हम इसे एक और टर्म में सुनेंगे, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द outermost shell of an atom. Electrons present in the outermost shell of the atom are known as valence electrons. If outer shell is completely filled, then atom shows little chemical activity. यानी वो रिएक्ट ही नहीं करेगा, कोई किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करता. और यू ऑल्सो कैन से दैट, और कैन बी सेड दैट valency is less, or you can say zero. ठीक है. देखिए, out of these inert atoms और एलिमेंट्स, ठीक है, हमारे पास दो तरह के एटम्स हैं. आपको एक तरह समझना है हीलियम को, और एक समझना है उसके बाद के कोई भी इनर्ट गैसेस को. इनर्ट एटम्स कौन से होते हैं, जिनकी वैलेंसी जीरो होती है. ठीक है. देखिए क्या है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10. सो कैसे लिखोगे आप, 2 है, हमें पता है के की कैसी वैल्यू शेल होती है, 2n का स्क्वायर, 2 × 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2. 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसका मतलब इसके पास एक ही शेल होगी. सो कैसे बनाओगे, सो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया. सो 2 इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज अ के शेल एंड दिस इज द हीलियम, और ये आपका न्यूक्लियस. करेक्ट. सो दिस इज द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द हीलियम. बाहर की एक ही शेल है, वही बाहर की शेल है. नियॉन पे चलते हैं, तो इसका कैसे लिखेंगे आप, KLMN. के में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2. बचे कितने, 10 में से 2 गए 8, 8 आ गए एल के अंदर. तो आप कैसे बनाओगे, ये रहा आपका एक
इलेक्ट्रॉन, ये आपका एक इलेक्ट्रॉन, ये आपका न्यूक्लियस आ गया नियॉन का। तो ये कौन सी शेल आ गई? के शेल। चलिए इसके बाहर और चलते हैं। ये कौन सी शेल आ गई? एल। के के बाद क्या आएगी? एल। सो एल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। नाउ इसमें आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? एल। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल कितने हो गए? 8। ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 8। लेकिन वैलेंसी कितनी है? 0। क्यों? क्योंकि वैलेंसी क्या होता है? बाइंडिंग कैपेसिटी, बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम और एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। अब देखो ये पूरी तरह से फुल है, ये किसी को भी कम, कोई ना तो कुछ देना चाहता है ना लेना चाहता है, तो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, तो वैलेंसी क्या होगी? 0। लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ? इन केस ऑफ हीलियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दीज आर दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नियॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। ये देखो, लेकिन वैलेंसी क्या है इन दोनों की? 0 0। करेक्ट। सो all atoms aspire to achieve octet। हाँ, हीलियम के केस में ऑक्टेट नहीं बन रहा, यहाँ क्या बन रहा है? डुप्लेट बन रहा है। डुप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। देखो ऑक्टेट नहीं बनेगा, 8 इलेक्ट्रॉन उसके पास है ही नहीं, है ना। सो ऑल एटम्स एस्पायर टू अचीव ऑक्टेट इन दी आउटरमोस्ट शेल। कैसे? या तो वो कुछ शेयर कर लेगा, शेयरिंग, या फिर शेड कर देगा, कहेगा मुझे चाहिए ही नहीं ये ले जाओ, या फिर गेन करेगा, किसी से कुछ उधार ले लेगा, या तो किसी के साथ बांट लेगा, या किसी को देगा, या किसी से उधार ले लेगा। शेडिंग का मतलब लूजिंग। ठीक है। सो दीज आर द 3 डिफरेंट मोड्स जिससे कि हम अपनी वैलेंसी पूरी करते हैं या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करते हैं। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड टू अचीव octet is called, number of electrons used to achieve octet is called the combining capacity of the element and is called valency। सो आप देखिए के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं आप? 2। इसके पास कितने हैं? 2। तो पूरे है ना, इसको कोई और इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं है अपनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए। सो इसकी वैलेंसी क्या है? 0। नियॉन के पास 2 है और 8 है, टोटल इलेक्ट्रॉन 10 है। फाइनल आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। और एल में कितने आने चाहिए थे? 2 इंटू 2 की पावर 2, 2 इंटू 2 की पावर 2। लुक एट इट, एल में कितने थे? 2 इंटू 2 की पावर 2, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स एल ले सकता है, इससे ज़्यादा नहीं लेगा। सो यहाँ कितने हैं? एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो इसको भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इसका ऑक्टेट पूरा है। सो इसीलिए इन गैसेस का जो वैलेंसी होता है वो 0 होता है। सो नाउ लुक एट दी टॉप दिस टेबल इन योर बुक। एटॉमिक नंबर इज गिवन टू यू। आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता है, न्यूट्रॉन्स पता है। हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, नियरेस्ट कितने इस शेल में कितने होने चाहिए थे? पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 1। हीलियम के पास 2 है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए इसको, 0। लिथियम के पास देखिए एटॉमिक नंबर 3, सेकेंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हमें चाहिए होते हैं, इसके पास कितने हैं? 2 + 1। सो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पड़े हैं इसके पास? 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा है सबसे बाहर, विच इज़ द बाइंडिंग कैपेसिटी। अचीव करने के लिए कितने ज़्यादा चाहिए इलेक्ट्रॉन? ज़्यादा। अब या तो ये लूज़ कर दे या गेन कर ले। 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना मुझे मुश्किल लगता है, मैं 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना आसान समझती हूँ। सो आई विल लूज़ 1 इलेक्ट्रॉन एंड द वैलेंसी इज़ 1।
सो सिमिलरली वी कैन गेन द वैलेंसी फॉर 2. बेरिलियम का देखिए 4, 2 and 2 दो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो आराम से कैसे ही बन जाएगा, हीलियम जैसा, तो 0 हो जाएगी, तो 2 वैलेंसी आ गई. बोरोन की 3 वैलेंसी, ऐसी कार्बन की 4. अब आपको वैलेंसी 0, 1, 2, 3, 4 ही मिलेगी, इससे ज़्यादा वैलेंसी आपको नहीं मिल सकती. उसके बाद रिड्यूस हो जाएगी 3, 2, 1 एंड देन 0. करेक्ट. कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होंगे जो आपको डबल डबल वैलेंसी दिखाएंगे, 3 और 5. अब ये 5 इलेक्ट्रॉन छोड़ भी सकता है और 3 ले भी सकता है, कुछ भी हो सकता है. सो इसीलिए डबल वैलेंसी आपको दिखाता है. हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, उससे हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा वैलेंसी का कॉन्सेप्ट. देखिए, हम लेते हैं हाइड्रोजन को, लिथियम को, सोडियम को. ठीक है. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, लिथियम का 3, सोडियम का 11. हीलियम देखो, हम शेल बना लेते हैं KLMN. इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, पहली में ही भरेगा. लिथियम के पास 3 है, पहली वाली में 2 भरने थे, लास्ट वाले में 1 भरेगा. सोडियम के पास 11 है, पहले में 2 भरने थे, दूसरे में 8 भरने थे, लास्ट में 1 भरेगा. सो आप देख सकते हो इन सब में एक चीज़ कॉमन आ रही है, दैट इज दिस 1. आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है. इसका मतलब अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो ये कंप्लीट शेल में कंप्लीट हो जाएगा, यानी इसका डुप्लेट हो जाएगा, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा. सो द आउटर मोस्ट शेल इन केस ऑफ हीलियम क्या है, K, लिथियम में L और सोडियम में M. सो द आउटर शेल contains only 1 electron in K और L और M. So वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी. ठीक है. सिमिलरली देखिए, हमारे पास आ जाता है, लेट अस से वी हैव बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम. ठीक है. बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, 12 एंड देन 13. देखिए KLM के हिसाब से चलते हैं, 2 K में भर गए, उसके बाद नेक्स्ट में भरेंगे 2. मैग्नीशियम में 2, 8, 10 हो गए, M में गए 2. एल्यूमिनियम में 2, 8 एंड 3. सो नाउ लुक एट इट, इसके पास कितने हैं, 2, 2. सो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 प्लस. इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी, क्योंकि लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3. सो इट इज़ 3 इलेक्ट्रॉन्स, सो 3 प्लस बन गई. नाउ if an atom has electrons close to complete octet, then वो इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ेगा नहीं, वो इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहेगा. सो इंस्टेड ऑफ losing electrons, it is easier to gain electron and complete octet. Right? Example देखते हैं हम लोग. Like we have oxygen, chlorine. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17. कॉन्फ़िगरेशन लिखें KLM एंड N. 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे पहले शेल में, बचे कितने, 6. तो यहाँ कितना आ गया, 6. क्लोरीन में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, 2 और 8 10, 17 माइन में से 8 10 गए, 7. तो 7 आ गया. अब यहाँ देखिए, यहाँ 6 है आउटर मोस्ट में, यहाँ 7 चाहिए, कितने, 8. 2 की डेफिशिएंसी है, सो दे आर गोइंग टू गेन 2 electrons, it is going to gain 1 electron. Since they are going to gain electron 2, so it is valency is 2. ये 1 गेन करेगा 1. जो गेन करता है बच्चों वो माइनस में चला जाता है. किसी से उधार लोगे तो आप कर्जाई बन जाते हो, तो जब कोई उधार लेता है तो नेगेटिव आ जाएगा. ये दे रहे थे, they were giving it out. जब कोई देता है तो पॉजिटिव आ जाता है उसके ऊपर चार्ज. करेक्ट. सो हम क्या लिखेंगे, valency is determined by subtracting number of electrons from 8 ऑक्टेट रूल के मुताबिक. सो देखें,
अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2 and 6, के शेल एल शेल। अब एल शेल इज द आउटर मोस्ट, इसके आगे तो कुछ है ही नहीं। आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, चाहिए कितने मुझे? 8। सो बाय ऑक्टेट रूल 8 चाहिए थे, हैं कितने? 6। माइनस करेंगे तो यू विल गेट वैलेंसी 2, 2 आ गई, ठीक है। सिमिलरली और का भी देख लो। लेट अस से वी टेक नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे? 2 and 5। सो बाय ऑक्टेट रूल 8 - 5 3 वैलेंसी आ गई। कार्बन का देख लेते हैं, 6 2 2, 6 में से 2 गए 4। सो 8 - 4 इट इज़ गोइंग टू गिव 4 वैलेंसी, राइट। चलिए नियॉन का भी देख लेते हैं, एटॉमिक नंबर 10। सो 2 8, 8 ही चाहिए थे, 8 - 8 0, right? This is how we are going to find out the valency. Now we need to know what is atomic number. Atomic number, it is denoted by Z and it is equal to number of protons in an atom. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है ये। किसी भी एटम में कितने प्रोटॉन्स हैं वही उसका एटॉमिक नंबर है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का हम कहते हैं एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? 1, इसीलिए उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 1। कार्बन में देखिए क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स गिवन है 6, तो 6 एट किसका हो जाएगा? 6। दिस इज द कार्बन, करेक्ट। Similarly, we need to understand mass number. Mass number बच्चों, it is denoted by capital A and sum of proton and neutrons is called न्यूक्लियॉन्स। और यही न्यूक्लियॉन्स हैं जो मास बनाते हैं, ठीक है, कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स। एंड मास इज सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एज मास नंबर एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। सो अगर आपको कार्बन का एटॉमिक नंबर गिवन है 6, ठीक है, और आपको ये पता है कि 6 उसके पास प्रोटॉन्स हैं और 6 ही उसके पास न्यूट्रॉन्स हैं, सो उसका मास कितना हो जाएगा? 12U, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। लाइक वी राइट दैट 7 and 14। सो प्रोटॉन कितने हैं? 7। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। न्यूट्रॉन कितने हैं? 7। लाइक वी हैव एल्यूमिनियम 13 and 27। सो प्रोटॉन 13, इलेक्ट्रॉन 13 एंड न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 14, ठीक। इस तरह के क्वेश्चंस इससे बेस्ड आपको आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है आइसोटोप्स। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स, मतलब with same atomic number but different atomic mass or mass number are called आइसोटोप्स। यानी जिसका टॉप अलग हो उसे आइसोटॉप कह देते हैं। जैसे कार्बन का देखिए 6 6 and 6, करेक्ट। एटॉमिक नंबर सबके सेम है, ओके। 12 13 14। अब देखो ये तीनों के तीनों अलग हैं, ठीक। सिंस दीज 3 आर डिफरेंट,
and these ones are similar. These are called as isotopes. ठीक है. Similarly आप देखिए H112 and H13. This is known as protium, deuterium and tritium. ये भी क्या है? आइसोटोप्स, क्योंकि देखो इन तीनों का टॉप अलग है, एटॉमिक मासेस अलग है. सिमिलरली क्लोरीन का देखिए एटॉमिक नंबर 17, तो बेस दोनों का सेम हो गया 35, 37. ये भी क्या है? आइसोटोप्स. और देखिए ऑक्सीजन 8, एक नंबर है आपके पास 16 और दूसरा नंबर है आपके पास 18. ये भी क्या है आपके पास? आइसोटोप्स. Now, important point is calculating average atomic mass. Important topic है. इसमें क्या करेंगे आप? Let us say we have two isotopes. क्लोरीन का एग्जाम्पल देखते हैं. क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37. अब हम कौन सा एटॉमिक मास लें? बड़ी कन्फ्यूजन है. तो हम क्या करते हैं, इन आइसोटोप्स का एवरेज निकाल लेते हैं. वो कैसे? वो कहते हैं कि परसेंटेज यानी कि अवेलेबिलिटी, अकरेंस, नेचर में कितना मिलता है, कौन कितना मिलता है. वो कहते हैं 35 वाला जो है वो हमें 75% मिल रहा है और 37 वाला 27.5% मिलता है. ठीक है. तो कहते हैं ठीक है हम इससे एवरेज मास निकाल लेते हैं. वो क्या है? इट सेज atomic mass of the isotope multiplied by percentage of availability plus atomic mass of the other isotope multiplied by percentage availability. ठीक है. सो आप क्या लिखेंगे? मास नंबर मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ अकरेंस 1 का, और फिर सिमिलरली नंबर 2 का, दोनों का ऐड कर दीजिए. ठीक है. मास नंबर मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज अकरेंस 75%, मास नंबर मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज अकरेंस. तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 105/4 प्लस 37 डिवाइडेड बाय 4. इनको टोटल करके आप डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 35.5 U. So this is the average atomic mass of chlorine. जो isotopes होते हैं बच्चों, they have same chemical properties. Why so? Because chemical properties आपकी atomic number पे depend करती है. Properties depends on इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स. केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे डिपेंड करती है, और ये क्या है? एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है. कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, उस पे डिपेंड करती है केमिकल प्रॉपर्टी. सो आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर तो सेम है. ठीक है ना. क्लोरीन का जैसे 17 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम रहेंगे. सो दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट physical properties. Why so? Because physical property depends on mass number. Right? So average atomic mass निकालना या आइसोटोप्स को यूज़ करने का फ़ायदा क्या है? क्या क्या एप्लीकेशंस हैं उसकी? एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप. हमें क्यों जानना है इन आइसोटोप्स के बारे में? बच्चों इसलिए जानना है क्योंकि इसके बहुत सारे काम आए. पहली बात आपका यूरेनियम. यूरेनियम का एक आइसोटोप है बच्चों विच इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर.
नंबर 2 आप देखेंगे कोबाल्ट। कोबाल्ट एक ऐसा एलिमेंट है, इसका आइसोटोप इट इज़ यूज्ड एज मेडिसिन इन कैंसर ट्रीटमेंट। तीसरी चीज आप देखोगे आयोडीन। आयोडीन का जो आइसोटोप है बच्चों, इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर। गॉइटर गले का एक रोग है जिसमें आपका गला सूज जाता है बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। ठीक है, सो अगर आयोडीन का आइसोटोप हम दे दें तो वो आयोडीन का आइसोटोप मिलने से गॉइटर नहीं होता। लास्ट टॉपिक है आपका आइसोबार्स। जैसे हमने आइसोटोप किए वैसे आइसोबार्स है। आइसोटोप में क्या था, आपका एटॉमिक मास अलग था। आइसोबार में क्या होगा, एटॉमिक नंबर अलग होंगे, यानी एटम्स ऑफ डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स, atoms of different atomic numbers have same atomic mass are called isobars। एग्जाम्पल क्या हमारे पास सबसे अच्छी है, कैल्शियम है बच्चों, एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक मास 40। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, लेकिन एटॉमिक मास क्या है 40। सो लुक एट इट, एटॉमिक मासेस सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, दिस इज कॉल्ड एज आइसोबार। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी डिफरेंट, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी डिफरेंट, सो केमिकली दे विल बी डिफरेंट, hence can be separated by chemical process, right? So this is what is the atomic mass. With this, my dear students, we come to an end of this chapter. Very short chapter, very crisp chapter. I hope you must have enjoyed this. पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए and take very good care of yourself.